का नाम है स्काउटिंग ऑफ कैडेट्स। आपको पता होगा कि भारत में रिसोर्सेज की कमी है। कोई भी सेंटर हो या कोई भी एकेडमी हो या हमारे उन सब में हमें सीमित लोग ही ले सकते हैं, और सीमित लोग को लेना है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हम चयन करें जिन लोगों का, उनको हर तरीके से अच्छे हों, जिनको आगे चल के वो भारत को पदक दिला पाए। तो हम पूर्णिमा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्काउटिंग ऑफ कैडेट्स जो फंडामेंटल है, अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो आप इमारत ज्यादा बड़ा खड़ा नहीं कर सकते। आप जितना भी देखे होंगे, जितने भी आर्चर आज निकले हैं डिफरेंट सेंटर्स से, उन सभी सेंटर्स के आर्चर जो टॉप लेवल पे गए हैं वो तभी जा पाए हैं क्योंकि उनके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हमारे पास पूरी कोचेस की टीम है डिफरेंट सेंटर्स में जो उनको ट्रेन करती है, चाहे वो प्राइवेट अकेडमीज हो, चाहे कॉर्पोरेट अकेडमीज हो, चाहे ट्रेनिंग सेंटर्स हो या हमारे साई के सेंटर्स हो। तो ये कोचेस ध्यान देते हैं कि जो बच्चे चुने जाते हैं खासतौर से 12 से 14, उन बच्चों को 4 साल या 6 साल की अवधि में, जब तक वो 20 साल के होंगे, उनको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले आए। तो आज हम पूर्णिमा जी से सुनेंगे कि उन्होंने कैसे अपने स्काउटिंग करती हैं, कैसे बच्चों को ट्रेन करती हैं। तो ओवर टू पूर्णिमा। में तो हम पूर्णिमा जी से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे इंग्लिश और हिंदी में, तो आपसे निवेदन है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ जैसा कि हम लोग ने कल डिसाइड किया है, पूर्णिमा जी जब थोड़ा सा 5-6 स्लाइड बता लेंगी तो हम लोग क्वेश्चन का वेट करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन होगा उन स्लाइड्स के ऊपर में, तो वो क्वेश्चन हमारे जो यंग प्रोफेशनल हैं मिस्टर विश्वजीत जो कैल्टा से जुड़े हुए हैं, उनको चैट बॉक्स में वो देखेंगे, वो हम लोग को फॉरवर्ड करेंगे और हम लोग उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कोचेस डेवलपमेंट कमेटी का अगर कोई क्वेश्चन होगा उसको लेना चाहेंगे, तो विश्वजीत से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे शिहान हुसैनी जी या डॉक्टर जोरिस कोई क्वेश्चन भेजते हैं, वो क्वेश्चन को पहले लीजिए और उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन लेंगे। दूसरा चीज जो हम बता दें पार्टिसिपेंट को कि आपने, जैसा कि शिव शर्मा जी ने, आरडी साहब ने बोला, ये बहुत जरूरी है, ये लेक्चर सेशंस है, इसमें आपको थोड़े प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने होंगे। पहला चीज है कि आप कपड़े पहन के बैठे। कल पाया गया कोई लोग कपड़े नहीं पहन रहे थे। दूसरा चीज है कोई लोग लेट के सुन रहे थे। देखिए ये आपका एक सेशन है, अगर आप तभी सीख पाएंगे जब आप एक अज्यूम कीजिए कि आप किसी एक सेशन में बैठे हैं क्लासरूम में, जहां पे आप प्रॉपरली ड्रेस्ड है, प्रॉपर बैठ के प्रॉपर सुन रहे हैं, वहां पे आप स्क्रीन के ऊपर एनोटेट मत कीजिए। बहुत लोग कल एनोटेट कर रहे थे जिससे दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे जितने भी कोचेस हैं, प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो काइंडली इस प्रोटोकॉल का फॉलो करें। सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट किया जाएगा, अब सिर्फ पूर्णिमा जी बोलेंगी, और अब जब पूर्णिमा जी बंद करेंगी 4-5 स्लाइड के बाद क्वेश्चन पूछेंगी, हम लोग आंसर करेंगे, फिर पूर्णिमा जी स्टार्ट करेंगी। तो अगर वो एक एक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगी, हम लोग वो प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग, वेलकम एवरीबॉडी एंड होप यू हैव अ ग्रेट लर्निंग। ओवर टू पूर्णिमा। थैंक यू सर। मैम यू कैन स्टार्ट। सर अनेबल है। पूर्णिमा जी स्क्रीन को शेयर कीजिए। सर one second मैम। नाउ शेयर मैम। यस। कंप्यूटर वीडियो को ऑन कर दीजिएगा और एनोटेट। या सर, यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा जो आज टॉपिक है वो है स्काउटिंग ऑफ टैलेंट। हमने जो एज ग्रुप चुना है वो है 12 से 14 साल, क्योंकि इस एज के बच्चे को आप किसी भी हॉस्टल में ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाता है। सबसे पहले आप टैलेंट, इसका प्रोसेस क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बच्चे को कहाँ से चूज करेंगे, वो स्पोर्ट्स कर रहा है या नहीं, वो आर्चरी कर रहा है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी है। सर यहाँ पे स्क्रीन पे फिर दोबारा ऐसे ही आ रहा है। सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली एनोटेट मत कीजिए। फिर टैलेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसे हम मतलब कहीं हॉस्टल या ट्रेनिंग सेंटर में, कि आप उस आइडेंटिफाई करके उसे चूज कर रहे हैं।
फिर टैलेंट को डेवलप करेंगे, उसे कोचिंग देंगे, ट्रेनिंग देंगे, वो परफेक्ट हो जाएगा। फिर उस टैलेंट को सिलेक्ट करेंगे, जो टैलेंट पूरा फुलफिल कर रहा है, वो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, आगे कंपटीशन में भेज सकते हैं उसे। फिर उसे चूज करके हम लोग कंपटीशन में भेजेंगे और उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। पूर्णिमा, आप अपने फिर से जाके आप जरा एनोटेट को डिसेबल कीजिए। आप जो जाके मोर ऑप्शंस में एनोटेट को डिसेबल कीजिए, क्योंकि दोबारा आप ज्वाइन की थी, आपने नहीं किया है। सर ये नहीं हो रहा है। मोर ऑप्शंस में देखिए, ऊपर में दिखेगा। हाँ हाँ, मोर में ही देख रहे मोर सर। में जाके आप अपने वो एनोटेट को डिसेबल कर दीजिए। सर दोबारा जाए क्या हम इस पे? दोबारा आप जा सकती हैं, दोबारा अगर आप चाहें तो लीव करके वापस। मैम प्लीज प्लीज आप पहले स्क्रीन शेयर कीजिए, उसके बाद एनोटेट को शेयर कर दीजिए आप विश्वजीत के साथ। सर यहाँ टिक मार्क नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप जैसे देखिएगा, अगर लिखा होगा कि डिसेबल्ड या दे आर नॉट इनेबल्ड, तो दैट इज ओके। अब आप शुरू कर दीजिए प्लीज। So I think presentation is not playing yet. And should I host the presentation from my side? मैं कर दूं या? अगर आपको दिक्कत होगी तो विश्वजीत होस्ट कर देगा। सर 1 मिनट मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से इजी होगा ताकि। जी जी। ये सारे प्रोसेस करने आप हमें चूज करना है कि कौन सा पैरामीटर लेना है। इसमें हम लोगों ने 4 पैरामीटर लिया है, जो है बॉडी स्ट्रक्चर, स्किल, फिजिकल और स्क्रीन दिख हाँ नहीं रहा सर, है, नहीं दिख रहा है आपका, स्लाइड्स नहीं दिख रहे हैं। आप जाके में ऑडियो और हाँ, आप जरा अपने स्लाइड्स दिखाएं। सर देखिए, दिख रहा? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। दोबारा स्टार्ट करें सर क्या मीटिंग? दोबारा कर लीजिए, एक बार और ट्राई कीजिए, नहीं तो फिर विश्वजीत स्टार्ट करेगा वहां से। ट्राई कीजिए फिर से ऑन करके। मैम मैं शेयर कर देता हूँ। आप जब भी आपको स्क्रीन को मतलब चेंज करना होगा, आप मुझे बोल देना, मैं आई चेंज दिस वन। ठीक है, ओके सर। स्क्रीन दिख रहा है सर? अभी वो शेयर करेगा विश्वजीत स्क्रीन को। So is it view? या आप प्रेजेंटेशन मोड में चले जाएं। अभी भी लोग एनोटेट कर रहे हैं। मैं आई रिक्वेस्ट, जो भी हैकर है काइंडली अगर रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज डोंट एनोटेट स्क्रीन के ऊपर। थर्ड स्लाइड सर। या यहीं पे रुकिए। 4 इसमें हम लोगों ने 4 पैरामीटर लिया है, जो है बॉडी स्ट्रक्चर, स्किल, फिजिकल और मेंटल। चेंज स्लाइड सर।
सर वन सेकंड सर एक बार मैं खुद करना चाहूंगी क्योंकि इसमें फिर बहुत इट्स ओके ना यू कैन गो। तो इसमें नहीं हो रहा है सर। दोबारा स्टॉप करके मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। मैम इट्स गुड टू गो मैम, जस्ट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द एनोटेशंस, सो नो इशू। सर वो एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा है, मैं देखूं क्या? आपको दिख रहा है क्या? फोर्थ स्लाइड दिख रहा है आपको? प्रोसीजर्स टू कंडक्ट द टेस्ट। यस यस सर, यस सर। गुड टू गो मैम, यू कैन स्टार्ट, नो इशू। बॉडी, जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर में हम लोग हाइट, शोल्डर, फिंगर, चेस्ट और चीन लेंगे। स्किल टेस्ट में ड्रॉ, एंकर, टी स्टांस, रिलीज, फॉलो थ्रू और हुक है। फिजिकल टेस्ट में रनिंग, हार्ट रेट, हाइट, बो हैंड होल्डिंग, पुशअप, सिटअप, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट और प्लैंक, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले हम लोग हाइट देखेंगे बच्चे का। नेक्स्ट स्लाइड। बच्चे का हाइट देखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे बॉयज का 5 फीट 2 इंचेस लिए हैं और गर्ल्स का 5 फीट 1 इंचेस लिए हैं। आप लंबे बच्चे चूज करेंगे तभी उसका हाथ भी लंबा होगा, उसका ड्रॉ लेंथ भी लंबा होगा, और वो आगे जाके जब कंपटीशन में शूटिंग करेंगे उसका एरो का जो एरो फास्ट जाएगा, उसको विंड में इफेक्ट कम पड़ेगा, तो बहुत सारे इसमें आपको फायदे हो सकते हैं। नेक्स्ट है शोल्डर। शोल्डर हम लोग वाइडर लेते हैं, स्ट्रेट शोल्डर हमें नहीं लेना है। शोल्डर थोड़ा सा वाइडर हो और थोड़ा सा यहाँ से डाउन हो तो बहुत अच्छा होता है। वाइडर शोल्डर क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें उसे बैक मसल बड़ा मिलता है, और बैक मसल में पावर ज्यादा होने के कारण हम लोग बहुत स्मूथ ड्रॉ करते हैं, और आगे चल के जब आप उसे पाउंडेज देंगे तो इजीली वो कंट्रोल कर सकते हैं और ज्यादा पाउंडेज खींच सकते हैं। नेक्स्ट है फिंगर। फिंगर हम लोग को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप फिंगर से आप हुक करते हैं और आपको मीडियम फिंगर लेना है, ना बहुत ज्यादा लंबा लेना है ना बहुत ज्यादा छोटा लेना है। लंबे फिंगर में बहुत स्ट्रेंथ कम रहता है, उसका जॉइंट्स वीक रहता है, इसलिए हम लोग लंबे फिंगर को चूज नहीं करना है। और बहुत ज्यादा जो छोटे फिंगर होते हैं वो बहुत स्टीफ हो जाते हैं। एंकर में जब एंकर आता है तो एंकर में वो फिंगर स्लिप करता है, इसलिए उसे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए एक 2 फोटो दिए हैं, आप रिंग फिंगर देख रहे हैं। रिंग फिंगर का साइज देखिए, रिंग फिंगर को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर रिंग फिंगर थोड़ा छोटा हो जाए, इस साइज से छोटा हो जाए, तो एंकर में स्लिप करने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। चेस्ट, हम लोग फ्लैट चेस्ट लेते हैं, बर्ड चेस्ट नहीं लेते हैं। बर्ड चेस्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जब हम बर्ड चेस्ट उसको बोलते हैं जहाँ यहाँ के 2 बोन रहते हैं, बोन थोड़ा ऊंचा रहता है चेस्ट का, तो आप जब ऊंचा चेस्ट रहता है तो आप जब एंकर करते हैं तो वो रिलैक्स नहीं हो पाता, वो हमेशा चेस्ट से ड्रॉ करता है। तो इसलिए हमें बर्ड चेस्ट नहीं लेना है, हमको फ्लैट चेस्ट लेना है। चिन पोजीशन, चिन पोजीशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि उसमें आप एंकर बैठाते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि बहुत ना ज्यादा छोटा ले ना बाहर निकला हुआ ले, एकदम थोड़ा नॉर्मल अगर चिन ले तो बहुत अच्छा होता है। अगर लंबा चिन बाहर निकला हुआ ले तो एंकर जब हम लोग करते हैं तब उसे ठीक से एंकर बैठाते टाइम उसे नोज टच नहीं होता, इसलिए हमें उसे चूज नहीं करना है। और छोटा एंकर रहने से, छोटे चीन रहने से हम जब एंकर बैठाते हैं तब स्लिप कर जाता है, और आगे जाके जब आप 70 मीटर जाएंगे तो उसका जो एमिंग है, उसका जो साइट है वो बहुत नीचे रहता है, इसलिए हमें चिन पोजीशन को भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और इसमें एक बोलेंगे कि आई साइट, बहुत आर्चर्स आते हैं कि चश्मा पहन के आर्चरी करे या नहीं। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, आप एकदम फिट है आर्चरी के लिए, तो आप डेफिनेटली आर्चरी कर सकते हैं चश्मा पहन के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए चिन पोजीशन अगर अच्छा होगा तो आपका एंकर ठीक बैठेगा, फिंगर भी स्लिप नहीं होगा अगर फिंगर अच्छा होगा, तो इसलिए हमें ऐसे पोस्चर चूज करना है। स्किल टेस्ट,
स्किल टेस्ट में आप 30 मीटर शूटिंग करा रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं 30 मीटर 10 मीटर या 20 मीटर शूटिंग करा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो कैसे ड्रॉ कर रहा है। सबसे पहले तो आप उसका ग्रिप देख रहे हैं, हुक देख रहे हैं, वो कैसे ड्रॉ कर रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं कर रहा है, उसका स्ट्रेट ड्रॉ कर रहा है या नहीं, तो आप ड्रॉ में चेक करेंगे। एंकर पहले ही बताए थे, चीन पोजीशन एक चेक हो जाता, उसके बाद वो स्मूथली ड्रॉ कर रहा है या नहीं, उसका हेड मूवमेंट कितना है, उसका फिंगर स्टिफ है या नहीं, ये आप एंकर में चेक करेंगे। टी स्टांस में जब फुल ड्रॉ कर लेते हैं बॉडी का, आपको सब चीज देखना है, उसका दोनों पैर का बैलेंस, दोनों हैंड का बैलेंस, बो हैंड, ड्रॉ हैंड, सब देखना है। और उसे मंकी आर्म है या नहीं, उसका एल्बो लाइन में है या नहीं, ये सब आप टी स्टांस में देखेंगे। रिलीज बहुत सारे बच्चे होते हैं कि रिलीज में बहुत लेट करते हैं या बहुत स्टीफ हो जाता है या फिर बहुत फिंगर खोल देते हैं, तो ये भी ध्यान देना कि वो स्मूथ हो और बॉडी में जर्क कम हो, क्योंकि स्टीफ बच्चे होते हैं तो जर्क होता है, तो ये रिलीज में ध्यान देते हैं। फॉलो थ्रू ये है कि रिलीज का पावर आप मेंटेन करके फॉलो थ्रू तक ले जा रहे हैं या नहीं। बहुत बच्चे होते हैं कि रिलीज करके एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो ये फॉलो थ्रू भी उसमें देखना जरूरी है। इस जगह में एक है कि पल्स रेट आप अगर देख पाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप बच्चे को जब बुलाते हैं, एक तो रेस्टिंग पल्स रेट आप ले लीजिए, जब आप एक एक जन करके बुलाएंगे कि उसका शूटिंग चेक करना है, तो जब बुलाएंगे तब एक पल्स रेट ले लीजिए, उसके बाद जब शूटिंग कर लिया या फिर 3 एरो या 6 एरो, उसके बाद एक पल्स रेट ले लीजिए। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो आप, जैसे एग्जांपल है कि जैसे आपका रेस्टिंग कोई बच्चे का पल्स रेट 70 है, फिर जब आप बुलाए तो 90 हो गया, जब शूटिंग करने लगा, शूटिंग करने के बाद 120 हो गया, तो ये बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। अगर 100 से नीचे रहे तो बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा बहुत डर सभी को लगता है, पर बहुत ज्यादा अगर डर रहा है बच्चा तो वो भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे ग्रिप, ये सारे चेक करना है आपको, ग्रिप, एंकर किस तरह से पकड़ रहा है, एंकर किस तरह कर रहा है, बॉडी मूवमेंट है या नहीं। जैसे एक बच्चे का इधर शूटिंग कर रहे से पहले इसका हार्ट रेट लिया गया, उसके बाद शूटिंग करने के बाद हार्ट रेट लिया जाता। ये एक मशीन है, इसके द्वारा भी ले सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली हाथ से अपनी पल्स चेक कर सकते हैं। आप जब पूरा पोस्चर चेक कर रहे हैं बॉडी का, टी स्टांस, तब उसका हैंड, बो हैंड देखिए कितना घुसा हुआ है, कैसे है, ये यहाँ पे टी स्टांस में आपको चेक करना, पीछे से चेक करना है, उसका एल्बो किस लाइन पे है, अलाइनमेंट सही है या नहीं, ये सारा चीज आपको चेक करना है। फिजिकल फिटनेस एक बेसिक फिजिकल फिटनेस होना चाहिए बच्चों में। Ma'am, 1 second, ma'am. Okay. PPT got disrupted. I don't know why. PPT crashed. 1 second. Just 1 second. There are 2-3 questions. I'll just ask Mr. Sanjeev Singh to answer it at the moment while I try to check the PPT. पूर्णिमा, देयर आर 2 क्वेश्चन जो आचर से आए हैं, आप उसको आंसर करने की कोशिश करें, हम भी ऐड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाइट की क्या जरूरत है आर्चरी में? देखिए, हाइट लेने से बोले ना, उसका जो हैंड है वो भी लंबा रहता है जनरली। आप यहाँ ढूंढ रहे हैं, हम ये जो बता रहे हैं ये नेचुरल टैलेंट का बात बोल रहे हैं। हाइट का भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लंबा हैंड रहता है तो ड्रॉ लेंथ भी लंबा होता है। आप अगर शॉर्ट बच्चे ले तो आपको ज्यादा पाउंडेज देना पड़ेगा, क्योंकि विंड में आपका एरो इफेक्ट ना करे, इसलिए पाउंडेज देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले से कि हाइट लंबे बच्चे लेंगे तो ज्यादा अच्छे होंगे। बहुत लंबे बच्चे नहीं बोले हैं हम, एक एवरेज हाइट दिए है। इसमें हम ऐड करना चाहेंगे जो पूर्णिमा ने बोला है, आपको एक और चीज जो इम्पोर्टेंट, जो सभी कोचेस को याद रखना है, जब हाइट बहुत छोटा है, जैसे 5 फीट से नीचे होगा, तो मसल्स उनके बहुत गठे मसल्स होते हैं,
तो जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं और स्टिफनेस आ जाता है बॉडी में। और जनरली वर्ल्ड ओवर पाया गया है कि जो भी टॉप आर्चर जो वर्ल्ड में मेडल जीते हैं, बॉयज में उनकी हाइट 5 फीट 10 से 6 फीट होती है और गर्ल्स में 5 से 5'7". तो जनरली आप जितने भी टॉप आर्चर देखेंगे सब अच्छे हाइट के होते हैं। जैसा पूर्णिमा ने बोला, इंपॉर्टेंस क्या है कि आपका जब हाइट अच्छा होगा, ड्रॉ लेंथ अच्छा होगा, आप अच्छा पाउंडेज यूज कर पाएंगे और किसी भी विंड कंडीशंस में आप कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कंपाउंड और रिकर्व में दोनों में बराबर होना चाहिए। तो वो पूर्णिमा जी, आई विल टेक दैट आंसर। आपको बता दें कि चाहे वो कंपाउंड हो या ये बेसिक फाउंडेशन बदलता नहीं है, हाइट की दोनों में ही रिक्वायरमेंट है। कंपाउंड एक एडवांटेज होता है क्योंकि उसका ड्रॉ लेंथ फिक्स रहता है और पावर ज्यादा रहता है, तो थोड़ा कम हाइट के भी बच्चे कर सकते हैं। बट लेकिन अगर आप जनरली देखेंगे, हाइट ऑलवेज बी एन एडवांटेज, बट जैसा पूर्णिमा ने बोला 6 फीट से ऊपर नहीं चाहिए, 5 इंच से। तो जहां तक आपका एवरेज हाइट 5'4" से 6 फीट के बीच में है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंपाउंड में एक एडिशनल एडवांटेज है, बिकॉज द फिक्स्ड ड्रॉ लेंथ आप क्या कर सकते हैं, हायर पाउंडेज की वजह से आपका हाइट अगर थोड़ा कम भी होगा तो भी एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू पूर्णिमा जी, फिर से स्टार्ट कीजिए। फिजिकल फिटनेस, नॉर्मल बेसिक फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा भी नहीं। रनिंग में यहाँ पे 1.6 किलोमीटर लिए हैं, लेना है, और हार्ट रेट चेक करना, बो हैंड होल्डिंग, पुशअप, सीटअप, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट और प्लैंक। मैम, अगर आपके पास पीपीटी ओपन है साइड में तो प्लीज आप उससे रीड कीजिए। आपका ये पीपीटी खुल नहीं रहा है यहाँ पे। तो मैं एक बार शेयर करूं सर? शेयर कीजिए जी, प्लीज शेयर कीजिए। फिर जस्ट 1 सेकंड मैम। यस, आई जस्ट गिव यू दी। जब तक पूर्णिमा कर रही है तब तक जो 4 क्वेश्चंस आ गए उनका हम लोग आंसर करते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि हमारे क्या कोच स्पेशल चिल्ड्रन इसमें खेल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका अभी पैरा आर्चरी को भी आर्चरी इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और साई भी उसको कर रहे हैं। तो आज आपको खुशी होगी ये जान के कि 4 पैरा ओलंपिक के आर्चर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। 2 हैं आपके रिकर्व में और 2 हैं कंपाउंड में। हमारा राकेश कुमार है जो जम्मू को बिलोंग करते हैं, उन्होंने वर्ल्ड में चैंपियनशिप में 4th पोजीशन हासिल किया है और हमने एशियन में गोल्ड जीता है, तो एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता है। तो हमारे पैरा के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से, सभी कोचेस से, सभी आर्चर्स से कि अगर उनमें कोई भी अगर पैरा होंगे या डिसेबल्ड होंगे या उनको कोई चिंता करने की बात नहीं है, उनको हम लोग ट्रेन करेंगे डिफरेंट सेंटर्स में। हमारे कोचेज इस बारे में जान चुके हैं, हम लोग उनको जरूर वेलकम करेंगे। So if you can take another question, there's another question. दूसरा जो एक क्वेश्चन आया है कि जो लंबे होते हैं विल दे गेट बायोमैकेनिकल एडवांटेज या प्रोजेक्टिल? यस, जब लंबे आर्चर होते हैं तो उसमें फायदा क्या होता है, आप देखेंगे कि ड्रॉ लेंथ लंबे होते हैं। आप जो वर्ल्ड के टॉप आर्चर देखिए, रिक मकीनी, डेरिल पेज, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, हम 80s की बात कर रहे हैं। उसके बाद जमाना आया आपके कोरियन आर्चर्स का और यूएस आर्चर्स का। जितने भी आपके टॉप मेन आर्चर्स थे सभी का हाइट 5'10" से 6 था। सबके ड्रॉ लेंथ 28-29 इंचेस के ड्रॉ लेंथ है। आप अपने यहाँ आर्चर देखिए, जयंत तालुकदार, तरुणदीप राय, अतानु दास, राहुल बनर्जी, ये जितने भी टॉप आर्चर निकले, ये सभी आर्चर्स का ड्रॉ लेंथ आप देखेंगे 28 से 29 से 30 इंच है। तो ड्रॉ लेंथ से फायदा क्या होता है, जब आप 40 पाउंडेज का बो यूज करते हैं, 40 पाउंड इंटू द 28 जो वो लेंथ होता है, वो उससे मल्टीप्लाई करके उतना फोर्स होता है शॉट के पीछे में। तो किसी भी विंडी कंडीशंस में जिसका ड्रॉ लेंथ अच्छा होता है, पावर ज्यादा होता है, प्रोजेक्टाइल का कम होता है क्योंकि ट्रेजेक्टरी कम होगी एरोस की, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। पूर्णिमा जी, कैन वी स्टार्ट? विश्वजीत सर प्लीज स्लाइड चेंज करके आप स्लाइड नंबर बताएं पूर्णिमा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक ट्रैक है, या फिर नॉर्मली आर्चरी ग्राउंड में, कोई भी ग्राउंड में रनिंग का टेस्ट आप लोग ले सकते हैं। और ये बो हैंड होल्डिंग है। बो हैंड होल्डिंग हम लोग इसलिए लेते हैं कि बो हैंड में कितना पावर है वो देखने के लिए। स्लाइड चेंज।
और ये फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लेयर कितना फ्लेक्सिबल है, उसका मसल कितना फ्लेक्सिबल है, वो जानना भी जरूरी है। अगर आप उसे मेजर कर लिए फ्लेक्सिबल, क्योंकि आगे चल के जब आप उसे पाउंडेज देंगे तो अगर स्टीप वाले बच्चे होते हैं तो उसका इंजुरी ज्यादा होते हैं, वो और ड्रॉ भी नहीं कर पाते, वाइब्रेशन आते हैं। तो अगर आप फ्लेक्सिबल मसल्स लेंगे तो बहुत अच्छा होता है। स्लाइड चेंज। प्लैंक इसलिए देते हैं कि कोर कितना मजबूत है जानने के लिए। आगे जाके आप बच्चे को 6 घंटे से 8 घंटे प्रैक्टिस करवाएंगे, तो इसलिए कोर मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर कोर मजबूत नहीं होगा तो आगे चल के उसे बैक में पेन हो सकता है। इसलिए आपका ये कोर का एक्सरसाइज लेना आप बाद में इसे डेवलप भी कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में वो कैसे उसको ले पा रहा है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटली बच्चा कितना स्ट्रांग है ये जानने के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम लोग नॉर्मली आर्चर्स को सिलेक्ट करते हैं, मेंटल एबिलिटी उसका कितना है, वो कितना अच्छा विंड कंडीशन में अपने आप को ढल सकता है, मतलब एम ऑफ करने का, अगर वो उसको एम ऑफ बोला जाए तो इजीली कर पाए, उसका मेमोरी पावर कितना है वो जानने के लिए तो सिंपली एक पेंसिल पेपर में या बच्चे को आप लोग इजीली क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट हायर करके ये कंडक्ट करा सकते हैं। जैसे रिएक्शन टेस्ट, साउंड टेस्ट, बैलेंस टेस्ट और मेमोरी टेस्ट। इससे बच्चे का पता चलता है कि उसका एटीट्यूड क्या है, वो कितना इंटेलिजेंट है, वो आगे का कितना फोकस है, उसका मेमोरी पावर कितना स्ट्रांग है। ये सब जानने के लिए मेंटल टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। ये सब टेस्ट जो टैलेंट स्काउटिंग के टाइम अगर मेंटल टेस्ट लेते हैं तो बच्चे को स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कि वो बच्चे किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है या नहीं। इसलिए ये सब टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट से, ये मशीन के द्वारा ये सब टेस्ट लिया जाता है। ये एक मशीन है, इसे हैंड स्टेडीनेस टेस्ट बोलते हैं, इसे भी अपने साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। आप अभी नेक्स्ट आपका साइकोलॉजी का क्लास होंगे, कोई क्वेश्चन रहे साइकोलॉजी पे तो आप इसमें कर सकते हैं। पूर्णिमा जी थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, हमारे पास काफी क्वेश्चंस आ गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आप क्या 3 इंपॉर्टेंट चीज है एज अ कोच जो आप देखती हैं किसी भी आर्चर को स्काउट करने के लिए, बच्चे को, बिगनर आर्चर को सेलेक्ट करने के लिए, क्या 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज है? एक तो शोल्डर, और एक फिंगर पोजीशन, और एक हाइट। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हम ऐड कर दे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो शोल्डर की भी बात कर रही है, और वो कि जब हम देखते हैं आर्चर का, हम उसका टी स्टैंस जरूर देखना है। टी स्टैंस क्या होता है? आपका जो एल्बो का पोजीशन है, जब आप चिन पे, जैसा पूर्णिमा जी ने बोला, चिन के नीचे में आपका पोजीशन आने के बाद एरो का जो लाइन, एरो का लाइन, ये लाइन अगर आपका एक लाइन में आता है तो ये बहुत अच्छा बोला जाता है, इसको टी स्टैंस बोलते हैं, कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा पूरा स्ट्रेट लाइन में होगा, जो कि न्यूटन्स लॉ बोलता है। तो ऐसे स्थिति में आपका चांसेस 100% पावर ट्रांसमिट करने का होता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्होंने पूछा, दूसरा पूर्णिमा जी इन्होंने पूछा है, क्या अगर फैट लोग हैं क्या वो आर्चरी कर सकते हैं? क्या फैट? हाँ, मोटे लोग अगर हैं, हाँ जरूर कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है, पर उसे फिट होना पड़ेगा, वो उसको 500 एरो चलाने के लायक बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मोटे आर्चर्स कर नहीं सकते, पर उतना फिटनेस होना चाहिए। तो इसमें जस्ट ऐड करना चाहेंगे पूर्णिमा जी जो बोलना चाह रही हैं कि देखिए बहुत लोग, आपको लगता होगा कि कंपाउंड में बहुत फैट है, मोटे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इवन अगर वेट ज्यादा है, अगर आप, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपका ऑक्सीजन इंटेक स्ट्रांग नहीं है, आप एंड्योरेंस 6 घंटे तक नहीं शूट कर पाएंगे। इसलिए जो फैट लोग भी हैं उनको फिट होना पड़ेगा, उनको भी दौड़ना पड़ेगा, उनको भी वेट ट्रेनिंग की जरूरत है, तब वो मास वेट से और अच्छा शूट कर पाएंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है कि फिट रहे। तीसरा जो क्वेश्चन आया है कि हम अपने पर्सनल कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, चिल्ड्रन जो आते हैं, हाउ कैन वी फोकस ऑन फिजिकल कैरेक्टर व्हेन द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड? फिजिकल स्ट्रक्चर पे क्या फोकस करना चाहिए?
वही देखिए, आप बच्चे लोग बहुत आ रहे हैं, हम इसे कहीं हॉस्टल में लेने के लिए आगे का लंबा जो आर्चरी में रिजल्ट दे, इसलिए हम लोग नेचुरल टैलेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, वो बच्चे करने चाहते हैं, तो उसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आप उसे स्ट्रक्चर सही करने, पोस्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि कोई भी हॉस्टल या एकेडमी में लेते हैं तो बच्चे लोगों का ज्यादा टाइम नहीं रहता, आपको 4 साल या 5 साल के अंदर आपको परफॉर्मेंस देना पड़ता है। इसलिए ये सब स्ट्रक्चर चूज किए। जो अपने घर से आके कर रहे हैं, थोड़ा आराम से बेसिक को ध्यान देते हुए करे, तो उसे भी रिजल्ट मिल सकता है। वेरी गुड। पूर्णिमा जी, एक चीज और ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे। किसी ने पूछा है कि हमारा जो है बेसिक पाउंडेज जब हम बच्चों को शुरू करते हैं और जब बच्चे चाहे वो रिकर्व है, कंपाउंड है, तो कितना होना चाहिए, तो आप बताएं। ये मैं आ रही हूँ, मेरा नेक्स्ट स्लाइड है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है। तो और दूसरा एक चीज क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि स्टेबलाइजर का लेंथ कितना होना चाहिए, लॉन्ग स्टेबलाइजर का और शॉर्ट स्टेबलाइजर का। देखिए, बच्चे जब छोटे बच्चे ले रहे हैं तो 28 काफी है, जो हाइट हम बताए हैं 20 स्टेबलाइजर का, और 10 इंचेस शॉर्ट स्टेबलाइजर का। इसमें हम ऐड करना चाहेंगे जो पूर्णिमा जी बोली है, जो भी हमारे कोचेज हैं जो आर्चरी सेंटर में प्रैक्टिस कराते हैं, काइंडली नोट करें कि शुरू में हम बेयर बो से कराते हैं बिना स्टेबलाइजर्स के, क्योंकि बच्चों का ताकत नहीं रहती है, ताकत को डेवलप करना पड़ता है। जब ताकत डेवलप हो जाएगी तभी जाके हम स्टेबलाइजर यूज करेंगे। तो पहले हम लॉन्ग स्टेबलाइजर से शुरू करते हैं, जैसा पूर्णिमा जी ने बोला 26 से 28 इंच का, डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द पर्सन और कितना वेट ले सकता है, क्योंकि उसको 300 बार उठाना पड़ेगा। बाद में वो सेंटर स्टेबलाइजर से शूट करने लगता है, तब हम जाके चेंज करके शॉर्ट स्टेबलाइजर और वी बार लगाते हैं। स्टार्ट कर दे, क्वेश्चन हम ऐड करेंगे। Yes, sir. After the session, we'll take the questions. Let's finish the PPT now. Okay, पूर्णिमा जी स्टार्ट करें। सर स्लाइड चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट सर, फाइनल असेसमेंट पे आ जाइए। मेंटल नेक्स्ट। ओके, सारे चीज आप टेस्ट कर लिए, उसके बाद आप रिजल्ट निकाल रहे हैं सारे बच्चों को जज करते हुए। लेकिन आप जब टैलेंट सर्च कर रहे हैं, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक कैंप कंडक्ट करिए। सपोज आपके पास 200 बच्चे आए हैं, उसमें से आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है 15 से 20 या 30 बच्चे, तो उस 200 बच्चे में से जो टॉप 50 बच्चे हैं उनको लीजिए, और उनको फिर 15 से 20 दिन का कैंप करवाना है। उसके बाद ही आप अच्छे टैलेंट को चूज कर सकते हैं। उसका मेंटल, उसका फिजिकल, उसका फोकस कितना है, वो डिसिप्लिन कितना है, तब अच्छे से आप बच्चे को स्काउट कर सकते हैं, अच्छे से टैलेंट को निखार सकते हैं। तो इसलिए आपको स्क्रीनिंग करते 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 फिर आप 15 बच्चे या 20 बच्चे चूज करेंगे। तो कैंप 15 से 20 दिन का जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। पहले हमारे पास अभी क्वेश्चन आया था, बिगिनर ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग हम लोग का बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आपका आगे जाके रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा और लंबा दिन तक नहीं चलेगा। तो जब आप सबसे पहले बच्चे को कोई सेंटर में ले रहे हैं, या फिर कोई नए बच्चे भी कोई ट्रेनिंग सेंटर में आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, उस बच्चे के लिए भी बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम सिर्फ स्किल का ट्रेनिंग करेंगे, जो सिर्फ जैसे रबर ट्यूब से होता है या स्ट्रेच बेंच से होता है, और उसका स्ट्रेंथ डेवलप करना है। स्ट्रेंथ डेवलप कैसे करेंगे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे आप जिम में नहीं ले जा सकते, उससे सर्किट ट्रेनिंग करवाइए, रनिंग करवाइए, पुशअप, ये सब सर्किट ट्रेनिंग का बहुत सारे सेट्स है। ऐसे करके आपको उसका स्ट्रेंथ डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद जैसे ही वो स्किल में अच्छा हो जाएगा, करीब ये करते करते आपको 1.5 से 2 महीने लगेंगे। जब उसके बाद आप उसे बो देंगे, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, एकदम लो पाउंडेज में, जैसे कि 18, 20, 22, 24, 26, इतने, इससे ज्यादा नहीं जाना है। आप बच्चे को देख के समझ सकते हैं कि ये बच्चे कितना पाउंडेज कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आप 16 में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले उसका स्किल डेवलप करना है। जब ये भी प्रोसेस करने में करीब आपको 45 डेज लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा। फिर आपको देखना है कि वो प्रॉपर सब कुछ कर रहा है, फिर आप उसे 10 मीटर भेजेंगे।
10 मीटर में आप उसका फिर से चेक कीजिए, ड्रॉ चेक कीजिए, एंकर चेक कीजिए, वो जब शूटिंग कर रहा है तो बो हैंड घुस रहा है या नहीं, एंकर ठीक पोजीशन पे ला रहा है या नहीं, उसका एल्बो ठीक है या नहीं। उसके बाद जब वो बहुत अच्छा हो जाएगा तो आपको पाउंडेज बढ़ाना है, क्योंकि इस पाउंडेज में आप उसका डिस्टेंस नहीं भेज सकते हैं, तो फिर से आपको पाउंडेज बढ़ाना है, क्योंकि उसे आपको डिस्टेंस भेजना है। फिर उस पाउंडेज में थोड़ा ड्रॉ करा के फिर 10 मीटर शूट करा के आपको चेक करना है कि वो प्रॉपरली वो कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं। आप उसके बाद अगर पाउंडेज कंट्रोल कर पा रहा है, उसका शूटिंग सब चीज सही है, फिर आप 30 मीटर ले जाएंगे, 30 मीटर या 20 मीटर। 30 मीटर में आप शूटिंग करा रहे हैं, उसका एरो का ग्रुपिंग देख रहे हैं, और फिर आपको ये भी देना है कि एक टारगेट देना है बच्चे को कि आप मे बी 325 या 335 एक स्कोर रख दीजिए। ये स्कोर अचीव नहीं करेंगे तो आप 60 मीटर नहीं जाएंगे, और एक बार अचीव नहीं करना है, कम से कम 1 वीक तक उतने ही स्कोर मार रहे हैं, डेली सेम स्कोर। कहीं कोई बच्चे होता है एक बार मार लिए फिर नेक्स्ट में 300 में आ गए, नहीं, मतलब वो कोई मिस्टेक कर रहा है, और इसके फॉलो करते रहना भी बहुत जरूरी है कि वो क्या मिस्टेक कर रहा है, तो तभी बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और शूटिंग वो कैसे कर रहा है उसका फीलिंग आते जाता है। उसके बाद आप 60 मीटर भेज रहे, 60 मीटर भेज के उसे फिर से आप अगर कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हैं तो फिर आप उसे पाउंडेज बढ़ा सकते हैं, और कभी भी पाउंडेज बढ़ा रहे हैं तो आपको फिर से 10 मीटर का ये प्रोसेस फॉलो करते रहना है। अगर ये कंप्लीट प्रोसेस पूरा करते करते आपको कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। आप अगर बेसिक बहुत अच्छा रहेगा तो आप बहुत अच्छा आर्चर बन सकते हैं। आप जैसे कि दीपिका, जैन, राहुल, लक्ष्मी, अंकिता, हेलो, अंकिता और बहुत सारे ऐसे जो बेसिक स्ट्रांग है वो आगे तक रिजल्ट देते आ रहे हैं और दे रहे हैं, इसलिए हमको बेसिक स्ट्रांग करना है। ये एक चार्ट है, जब बच्चे को कितने दिन में आप कितने पाउंडेज दे सकते हैं, और जब बच्चे को आप शूटिंग करा रहे हैं तब उसे 100 एरो से ज्यादा नहीं कराइए जब स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको पता चल जाएगा उसको कैसे लोड देते रहना है। और कोई भी कंपटीशन आने से पहले पाउंडेज चेंज नहीं करना चाहिए, पाउंडेज कम से कम 3 महीना या 6 महीना का गैपिंग में ही चेंज करना चाहिए बच्चों का। और ये पाउंडेज, एक पाउंडेज कंट्रोल करने के लिए आपको 2 से 3 महीना लगता ही है, इसलिए आप जब भी पाउंडेज चेंज कर रहे हैं तब 10 मीटर ले जाइए, और देखिए उसका सामने कोई कंपटीशन तो नहीं है, वो आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि डाइट आप हॉस्टल में या जो बच्चे घर पे रहते हैं, प्लीज डाइटिशियन से आप कंसल्ट करके डाइट का बच्चों का फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस भी आता है, मसल्स पावर बढ़ता है, स्ट्रेंथ आता है, ग्रोथ आता है, और इंजुरी भी कम होता है। तो प्लीज आप डाइटिशियन का डाइट फॉलो करके करेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको आगे जाके परफॉर्मेंस देना है तो आपको ये सब कंट्रोल करना है। ये स्ट्रेच बैंड के साथ कुछ एक्सरसाइज है जिसे आप स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। बच्चे को जब बोर्ड ड्रॉ करवा रहे हैं, 4 सेट होता है बोर्ड ड्रॉ का, वो बोर्ड ड्रॉ करवा रहे हैं, वो कितना कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं। एक आप बच्चे को कैसे जज करेंगे कि वो बच्चे कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं, वो जब तक बच्चे, प्लीज स्लाइड चेंज कर दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, वो कंट्रोल कैसे आप जज करेंगे, जब वो होल्डिंग टाइमिंग देखिए, कम से कम 50 से 1 मिनट तक अगर कंट्रोल कर पा रहा है, मतलब वो उसका वो बहुत अच्छा कंट्रोल है। आप आगे उसको और बढ़ा सकते हैं, शूटिंग में 70 मीटर या 60 मीटर शूटिंग में ले जा सकते हैं, और आगे जाके उसको पाउंडेज भी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का पाउंडेज इंक्रीज करना है तो अगर शूटिंग जिस बो से कर रहा है, आप उसे दूसरा लिंब भी दे सकते हैं कि आपको नेक्स्ट आपको 36 में जाना है, अभी 34 मार रहे हैं, आपको 36 में जाना है तो 36 आप ड्रॉ करते रहिए। इस तरह से जल्दी कंट्रोल हो पाता है। 4 एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड।
ये एक मिरर ट्रेनिंग है, जिसे बच्चे का आप जो शूटिंग बता रहे हैं अगर समझ नहीं पा रहा है तो इस जगह वो खुद अपने आप को देख के समझ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। और एक बात कि आप अगर एक कोई सेंटर चला रहे हैं या एकेडमी चला रहे हैं, आपके पास 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे के साथ कम से कम 4 कोच होना ही चाहिए, क्योंकि इतने बच्चों को एक साथ फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई सीनियर कोच उसे चेंज किया है तो जूनियर कोच के साथ चेंज करना है और जूनियर कोच उसको फॉलो करते रहना है, क्योंकि सीनियर कोच एलिट प्लेयर को देख रहे हैं तो जूनियर कोच बिगिनर्स प्लेयर को देख रहे हैं कि उसका शूटिंग ठीक हो रहा है या नहीं। ऐसे करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो जल्दी अपना शूटिंग कैच करता है। नेक्स्ट स्लाइड। 10 मीटर शूटिंग है। देखिए आप 10 मीटर में शूटिंग कर रहे हैं तो 10 मीटर में आप क्या क्या जज करना है, आप उसमें सब चीज फॉलो करते रहिए। उसका शूटिंग ठीक हो रहा है या नहीं, उसका बो हैंड ठीक है या नहीं, रिलीज प्रॉपर कर रहा है या नहीं, फॉलो थ्रू कर रहा है या नहीं, ये सब देखना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। और जब वो डिस्टेंस जा रहा है तो डिस्टेंस में वो शूटिंग कर पा रहा है नहीं, सेम शूटिंग उसका डिस्टेंस में हो रहा है या नहीं, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो प्ले, जब डिस्टेंस में भी अच्छा शूट कर रहा है, 10 मीटर जैसे ही शूट कर रहा है वो बहुत अच्छा होता है। आपको जज करते रहना, शूटिंग उसका जज करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जज करेंगे तभी उसका फीलिंग वो पकड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग क्वेश्चंस एक एक करके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो एक पहला क्वेश्चन जो पूर्णिमा जी आया है कि आप जब बच्चे को क्या लेंथ वो क्या होना चाहिए कैडेट आर्चर के लिए, जो बच्चे जो 12 से 14 साल में ज्वाइन करते हैं उनका बो का साइज क्या होना चाहिए? देखिए बच्चे का हाइट के हिसाब से होता है, आप उसको 64 दे या जिस हाइट में हम लोग ले रहे हैं, जो हाइट हमने दिया है उसमें तो 66 और 68 के बो ही लेते हैं साइजेस। जैसा कि जस्ट टू ऐड कर दें, जो पूर्णिमा जी बोलना चाह रही हैं कि जब हम बच्चे सेलेक्ट करते हैं उनका हाइट होता है, उनका ड्रॉ लेंथ होता है, तो कोशिश कीजिए कि अगर हाइट अगर सपोज 4 फीट 8 इंच का है तो ऑब्वियसली उसको 64 इंचेस का वो चलेगा। अगर हाइट 5 फीट का है तो मे बी वो 66 चलेगा, 64 या 66। तो उसके ड्रॉ लेंथ और उस हाइट के ऊपर में हम उसी हिसाब से बो का सिलेक्शन करते हैं। बट जनरली जो नए यंग बच्चे जो आते हैं जो कि 12 से 14 हैं, उनका जनरली 62 से 64 का जनरल हाइट हो, जनरल बो का साइज होता है कि आपका कैंप में बेसिक ट्रेनिंग क्या देना चाहिए पूर्णिमा जी? बेसिक ट्रेनिंग जैसे स्किल ट्रेनिंग है, आप जो आप उसके बता रहे हैं कि वो शूटिंग ठीक से कर रहा है या नहीं, उसका एंकर पोजीशन अगर गलत है वो कितना जल्दी पकड़ रहा है, ये देखने के लिए आप उस बेसिक में ही ध्यान दीजिए, स्किल ट्रेनिंग दीजिए, ज्यादा नहीं। जो जैसे शूटिंग कर रहा है वो ऐसे करते रहे, क्योंकि आपको जज करना है कि ये आगे जाके अच्छा प्लेयर बनेगा या नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो याद रखता है या नहीं। जैसे आज आप बोले तो कल भूल गया, ये भी मेमोरी पावर भी उसका देखना जरूरी है। इसलिए 15 दिन का कैंप में आप ये सब जज कीजिए। आप स्किल भी नहीं देख रहे, वहां पे मेंटल भी देखना है, आपको फिजिकल भी देखना है, ये सारे चीज देखना है, इसलिए 15 से 20 दिन का कैंप होना जरूरी है। एक क्वेश्चन आएगा जो आई विल टेक इट। ये क्वेश्चन पूर्णिमा जी आया है फ्रॉम हमारे जो कोचेस डेवलपमेंट कमिटी के मिस्टर शिहान हुसैनी जी से। उन्होंने पूछा है कि डिस्पाइट अ साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस that we have followed, India has not got an Olympic medal in the last 40 years. Can we say that the parameters and process is flawed and we need to change the parameters and criteria for scouting talent? उसके बाद हम ऐड करेंगे। हाँ देखिए, हम लोग उस लेवल, क्योंकि हम लोग मेंटल पे उतना फोकस नहीं करते, उस लेवल में जीतने के लिए हम लोग को मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है। हम लोग फिजिकल और स्किल में बहुत अच्छा है पर मेंटली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उस जगह में जाके हम लोग हर एरो को चेक करना है। हम एक एरो 10 में नहीं मारे, हम बार बार 10 में मार पाए, हम प्रेशर कैसे झेल पाए, वो ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें मजबूत करना है। देखिए हम लोग के बच्चे लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप तब जीतते हैं क्योंकि हम लोग ओलंपिक में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि ओलंपिक में माहौल ही अलग रहता है, चारों तरफ
कैमरे रहते हैं, चारों तरफ पब्लिक रहता है, आप लोग देखे हैं, और बीच में शूट करना पड़ता है। तो उस माहौल को वो झेलने के लिए बच्चों का मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमें मेंटल ट्रेनिंग बचपन से करवाना है। वेरी गुड पूर्णिमा जी, आपने बिल्कुल ही अच्छा बोला। और हुसैनी साहब, हम यही बताना चाहेंगे कि अब वो समय आ गया है कि हम समझे ये फर्क कि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक में दो सबसे जो बड़े फर्क आते हैं वो ये है कि जहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप जाते हैं एक हफ्ते के लिए और उसके बाद आप कंपटीशन खेलते हैं एक हफ्ते के लिए, वहीं पे जब आप ओलंपिक में जाते हैं वहां पे फैन फेयर, कंट्री का प्रेशर, मेडल जीतने का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 21 दिन तक आपको, उसके बाद आपका कंपटीशन शुरू होता है कभी कभी, तो आप इतना लंबा ड्यूरेशन में कभी भी वर्ल्ड एशियन गेम्स, वर्ल्ड और एशियन चैंपियनशिप में नहीं होता। एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में दोनों में आप बहुत दिन पहले जाते हैं। तो दो चीजें आपको फिजिकल अपना मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, माइंड का जो सबसे बड़ा, जैसे पूर्णिमा ने बोला और जो हमने कल के सेशन में बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंड को ट्रेन करना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने को ट्रेन कर पाते हैं, सिमुलेट कर पाते हैं हर एक सिचुएशन में। और अगर हम उस सिचुएशन को सिमुलेट करके अपने को काम रख पाते हैं, कंपोज रख पाते हैं, प्रोसेस के ऊपर ध्यान देते हैं, प्रोसेस क्या होना चाहिए शूटिंग का, बनस्पत कि हम उसको अपने आउटकम पे ध्यान दें, जीतने के मत ध्यान दीजिए। अगर आप चैलेंज अपने को करेंगे और परफेक्ट शॉट, जैसे पूर्णिमा ने बोला, अगर हर शॉट आपका 10 में जाएगा तो क्यों नहीं जीतेंगे आप। क्वेश्चन है आप क्यों नहीं 10 में मार पा रहे हैं। विंड चला, आपको उसको देखना है, वेदर है उसको आपको देखना है। हर एक स्थिति को देखते हुए अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, चांसेस आपका ज्यादा रहेगा पदक जीतने के लिए। सर मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगी, आप जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते हैं तो सारे ग्राउंड में ही आपका सारे मैचेस हो जाते हैं, पर सिर्फ फाइनल मैच या ब्रॉन्ज मेडल मैच आपको उस जगह स्टेज में होता है। पर जब ओलंपिक होता है आप पहले से ही वैसे फेस करते हैं जैसे फाइनल मैच होता है, तो उसका मेंटल स्टेटस अलग रहता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन हमको अलग से करना है। और इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए, पूर्णिमा जी बोल रही थी कि सबसे इंपॉर्टेंट है हुसैनी साहब कि हमारा जो हम नेशनल कैंप्स कर रहे हैं, जो हम कंपटीशन कर रहे हैं, क्या हम बच्चों को ओलंपिक स्टाइल में तैयार कर रहे हैं वैसे फैन फेयर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें रियलाइज करना कि अगर हम चाहेंगे ओलंपिक में मेडल जीतना, हमारे जो नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स हो, जो हमारे नेशनल चैंपियनशिप हो, उसी तरह से हमें भी कहीं पे ले जाना होगा, इंडिया गेट पे हमें कहीं ले जाना होगा, बीच पे हमें कहीं और ले जाना होगा जहां पे स्पेक्टेटर्स रहे, फैन फेयर रहे, लाउड स्पीकर रहे, आप उनको अनाउंस कर रहे हैं और उसके बीच में आर्चर लड़ रहे हैं। जब हम वैसा स्थिति पैदा करेंगे तो हर आर्चर मानसिक तरीके से उसको, उस स्थिति को सोचेगा, उस स्थिति के लिए तैयारी करेगा और फिर वो ज्यादा चांसेस रहेगा उसका ऐसे वर्ल्ड मीट्स में जहां पे हम गोल्ड मेडल में वंचित रह जाते हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए। एकदम ठीक बोले सर, क्योंकि वो माहौल ही हम लोग आर्चर्स को नहीं देते हैं। कोरियंस बोलिए और या फिर यूएस के आर्चर्स बोलिए, वो लोग का जो शूटिंग करने या फिर ओलंपिक का ट्रायल उसी पैटर्न में ही होता है, 1-1 एरो में ही होता है, पर हम लोग इंडिया पे उस तरह से कुछ करते ही नहीं है, तो इस पे भी ध्यान देना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू पूर्णिमा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम ज्यादा पाउंडेड बच्चे को देते हैं और उससे प्रैक्टिस कराते हैं तो क्या शोल्डर इंजरी हो सकता है। एकदम, अगर आप पहले ही बच्चे को ज्यादा पाउंडेज दे देंगे तो भले ही वो सब जूनियर बच्चे हैं और आप उसे डायरेक्ट 42 या 40 पाउंडेज दे दिए, वो इजीली स्कोर अचीव कर पा रहा, लेकिन वो लंबा दिन तक नहीं चल पाएगा। जब उसे पाउंडेज कंट्रोल नहीं कर पाता है तब क्या होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी पोस्चर पूरा चेंज हो जाता है। अब वो फिंगर से ड्रॉ करने लगता है, उसका एल्बो आगे आ जाता है, इंजुरी हो जाता है, वो ज्यादा दिन तक परफॉर्मेंस मेंटेन भी नहीं कर सकता है। अब बहुत सारे आर्चर्स ऐसे देखेंगे जो छोटे उम्र में ही बहुत ज्यादा पाउंडेज ले लिए हैं पर उस लेवल तक ही परफॉर्म किए, बट जूनियर में नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, आप धीरे धीरे पाउंडेज देंगे तो आप लंबा समय तक आर्चरी कर सकते हैं बिना कोई आपका प्रॉब्लम का, और कोई इंजुरी नहीं होगा, और इजीली वो बो को कंट्रोल करके आगे, क्योंकि शूटिंग समझना बहुत जरूरी है। आप दिन में इतना एरो चलाते हैं, आपको कम से कम एक कंपटीशन का तैयारी करने के लिए बच्चे को जब 3 साल या 4 साल हो रहा, आप 500 एरो शूट करवा रहे बच्चे को, तो उतना कैरी करने के लिए, उतना पाउंडेज को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। आप अगर पहले ही ज्यादा पाउंडेज दे देंगे, वो भले ही उस टाइम में एक राउंड में 3
40 स्कोर मार लिया, पर नेक्स्ट में आप देखिए उसका कम हो गया, क्योंकि उसका पावर ही नहीं है वो उसको कंट्रोल करने के लिए। ये देखना बहुत कोचेस को जरूरी है कि किस बच्चे को कितना पाउंडेज दे। छोटे उम्र में आपको 38 से ऊपर ज्यादा देने का, आपको अगर 60 मीटर चलाना है तो बॉयज के लिए 40 काफी है, आप 3 साल तक उसे 40 तक पहुंचा सकते हैं। पर स्टार्टिंग एज में जब बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप प्लीज थोड़े कम पाउंडेज से ही शुरू कीजिए। बहुत अच्छा बोला पूर्णिमा जी। और ये हम सभी कोचेस को बता दें कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चों को 20 पाउंडेज से शुरू कीजिए। पूर्णिमा जी ने बताया था 1.5 साल की टाइम लगता है उन बच्चों को 60 मीटर्स पे आने के लिए। जल्दीबाजी मत कीजिए, 20 पाउंडेज से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद धीमे धीमे एक जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे अगले सेशन में, ऑफ द बॉडी, और एक होता है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द बॉडी। तो अगर हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस कम है और हम ज्यादा पाउंडेज यूज करेंगे तो मसल इंजरीज होंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, धीमे धीमे ग्रेजुअली जब शुरू करता है बिगनर आर्चर 20 पाउंड से स्टार्ट कीजिए। धीमे धीमे जब उसको लेके बढ़ाएंगे 2-2 पाउंडेज करके, मिनिमम 3 महीना लग जाता है 2 पाउंडेज को कंट्रोल करने में एक अच्छे। और धीमे धीमे अगर आप बढ़ाएंगे तो लंबे रेस का घोड़ा बढ़ेगा। और जितने भी अकेडमीज और सेंटर्स के आज जो बच्चे निकल रहे हैं जो लंबे तार तक अभी आप देख रहे हैं जो खेल रहे हैं 4-4, 10-10 साल से, वो इसलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था। इन्होंने कि इंपॉर्टेंस ऑफ वी बार इन आर्चरी। हाँ, वी बार जरूरी है क्योंकि उसे बैलेंस बनाते हैं। वो आप जब रिलीज करते हैं उस बो को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए आपको वी बार जरूरी है। पर कंपाउंड और रिकर्व में टोटली अलग है, आप अलग अलग कर सकते हैं। कंपाउंड में एक स्टेबिलाईजर लगता है, वी बार उसमें लॉन्ग बार के साथ एक ही स्टेबिलाईजर लगता है, शॉर्ट स्टेबिलाईजर। तो कंपाउंड और रिकर्व का अलग है। अगर रिकर्व चला रहे तो सिर्फ लॉन्ग बार से नहीं होगा, आपको वी बार भी साथ में रखना पड़ता है ताकि वो जब आप छोड़ रहे हैं वो स्ट्रेट जाए, उसका वाइब्रेशन कंट्रोल हो। या ये सही बोला, जैसे पूर्णिमा जी ने आप बताया, जरा थोड़ा साइंस हम बता दें स्टेबलाइजेशन के पीछे में क्या होता है। कि वो जो एक बहुत साइंटिफिक इक्विपमेंट है, वो में क्या होता है जब आप खींचते हैं तो हर वो का पाउंडेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 40 पाउंड का वो खींच रहे हैं तो जब 28 इंची ड्रॉ करेंगे तो 40 पाउंड इंटू 28 तो 40 इंटू 28 इतना फुट पाउंडल एनर्जी का प्रेशर होता है पर स्क्वायर इंच ऑफ द एरो। तो उस फोर्स से जाता है। जब उस फोर्स से जब एरो निकलता है तो पूरे जो बो है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन होते हैं। अब अगर वाइब्रेशन होगा तो आपका जो पिवट पॉइंट है जो कि ग्रिप है वहां पे एयर मूवमेंट आएगा। तो मूवमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए, वाइब्रेशन को डैम्पन करने के लिए एक रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप देखेंगे स्टेबलाइजर्स कार्बन के बनने लगे हैं जिनका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डैम्पन करते हैं। जब आप डैम्पन करते हैं तो आपको फील नहीं होता है कि इतना पावर से बोर्ड एरो निकल रहा है। दूसरी बात है जो वी बार का क्या होता है, वो वर्टिकल बैलेंसिंग करता है, हॉरिजॉन्टल। तो जब सेंट्रल स्टेबलाइजर आपको मोमेंटम आगे ले जाता है और नीचे गिराता है, वी बार जो होते हैं वो आपको दोनों को, जिससे कि स्ट्रेट निकले। पहला चीज हमेशा याद रखिएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फोर्स और एक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है जब आप शूट करते हैं, हम स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 100% पावर आपका जाता है एरो के ऊपर में। जब आपका एल्बो टर्न होता है, जब आपका पिवट पॉइंट पे ग्रिप टर्न होगा तो क्या होगा, फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसको नहीं करने के लिए हम लोग स्ट्रेट में जंप करें, वर्टिकल में मूवमेंट नहीं हो। इसलिए पहला जो 1 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर जो बो का जंप होता है, इट हैज टू बी इन द स्ट्रेट लाइन। आपका एल्बो हैज टू गो इन द स्ट्रेट लाइन। 5 मिलीमीटर अगर उसके बाद कैसे भी टर्न करेगा नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट 5 मिलीमीटर इज द पॉइंट जब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन होना बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जरूरी है। इसलिए हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं कि डैम्पन हो पाए, स्ट्रेट लाइन मोशन हो पाए और 100% फोर्स हमारा एरो के पीछे जा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्णिमा जी जो पूछा है इन्होंने कि ये ट्रेनिंग प्लान के बारे में, क्या आप ट्रेनिंग प्लान बनाती हैं आर्चर का ट्रेनिंग करने के लिए? हाँ, ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं कि वो कंपटीशन में अगर आप कोई एक टारगेट लिए कि कंपटीशन 6 महीने बाद है तो किस तरह से एरो शूट करेंगे, कितना एरो शूट करेंगे, कितना फिजिकल फिटनेस करेंगे, ये ट्रेनिंग प्लान का भी सेशन है, दूसरे कोचेस लेंगे, उस पे आप जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जब आप बो सेलेक्ट करती हैं, हॉइट का बो सेलेक्ट करना चाहिए या हम कोरियन बो सेलेक्ट करना चाहिए विस?
देखिए ये तो जरूरी नहीं, देखिए व्हाइट बो भी बहुत अच्छा है और कोरियन भी अच्छा है, तो आप दोनों बो कोई भी चूज कर सकते हैं। जो जैसे थोड़े रिलीज थोड़े सॉफ्ट है वो व्हाइट बो यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो विन एंड विन का है, विन एंड विन का लीम बहुत फास्ट, जो लीम है वो बहुत फास्ट आपका एरो भेजता है, तो आपको जो स्ट्रॉन्ग रिलीज वाले होते हैं उन लोगों के लिए व्हाइट बो बहुत अच्छा है। और आप ये कोचेस से बात करके कर सकते हैं कि कौन सा बो चूज करना चाहिए। वैसे हम लोग तो इंडिया में व्हाइट बो भी मारते हैं और विन एंड विन भी चूज करते हैं, फेबिक्स भी मारते हैं, एमके भी मारते हैं, तो सबका बो का अलग अलग होता है, कौन प्लेयर को कौन बो सूट करता है ये देखना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि आई डोमिनेंस के ऊपर भी, जब आप बच्चों को सेलेक्ट करती हैं राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, आई डोमिनेंस का टेस्ट आप कैसे करती है? आई डोमिनेंस टेस्ट ऐसे करते हैं, ऐसे रख के आप सीधा लेके आइए कि कौन सा आई में जा रहा है, ये देख के आप बता सकते हैं कि वो कौन डोमिनेंट। पर ये डिसाइड करना जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट हैंडेड, आपका कौन सा हैंड में ज्यादा पावर है वो देखना ज्यादा जरूरी है। आप तो इसे एक्सरसाइज के द्वारा चेंज कर सकते हैं, पर आप कौन सा हैंड में ज्यादा, कोई लेफ्ट हैंडेड होते हैं कोई राइट हैंडेड होते हैं, वो आपको बच्चे को स्ट्रेंथ देख के ही पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच आई विल टेक इट, पूछा है कि क्या डाइट होना चाहिए? देखिए डाइट का तो अभी नेक्स्ट क्लासेस होना है, तो डाइटिशियन जो सजेस्ट करेंगे वही डाइट होना चाहिए। तो आपको जस्ट बता दे फ्रेंड्स, जस्ट एक सिनॉप्सिस में कि जब हम डाइट की बात करेंगे डॉक्टर हिमानी आएंगी जो कि इसके ऊपर काफी एक लेक्चर है, आप जरूर उसको सुनिए, उसमें आपको पता चलेगा कि डाइट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे आर्चर्स के लिए जो 6 घंटे शूट करते हैं धूप के अंदर में। तो क्यों, क्या कैलोरिफिक वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आप 2 घंटे चलाते हैं तीर, 2 घंटे आप पैदल चलते हैं, 2 घंटे आप रेस्ट करते हैं इन बिटवीन, तो 6 आवर्स जो आप स्पेंड करते हैं, आपका बॉडी का जो वाटर लॉस होता है, जो सॉल्ट का लॉस होता है, जो कैलोरिफिक वैल्यूज आपको चाहिए एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए और 200 से 300 तीर चलाने के लिए, इसके बारे में हिमानी जी आपको बताएंगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी कोचेस को कि काइंडली वेट कीजिए, 15 जो लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें ये साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, इन सभी पे डिस्कशन होगा। माइंड कोचिंग पे हमारे कोचेस हैं, उन लोग आएंगे, तो आप वेट करेंगे, बहुत नॉलेज आपको गेन होगा। हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि 14 साल के बड़े बच्चे कर सकते हैं, यानी किसी का क्वेश्चन था जी। जरूर कर सकते हैं, 14 साल के बड़े बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आप भले ही सब जूनियर नहीं खेल पाएंगे अगर उसको तैयार करते करते, बट जूनियर लेवल में वो परफॉर्मेंस दे सकता है। या आपका अंडर 17 है आजकल, तो 14 साल के बच्चे, 14 साल के ऊपर भी बच्चे आर्चरी शुरू कर सकते हैं। ऐसे कोई, अगर उसका बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ सही है तो एज कोई मैटर नहीं रहता, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, हमें कुछ कंपटीशन के लिए तैयारी करना है, इसलिए हम लोगों ने ये एज चुना है, पर बड़े बच्चे भी कर सकते हैं। जस्ट उसमें पूर्णिमा जी का हम ऐड करना चाहेंगे कि देखिए उसमें एक क्वेश्चन और आया था कि क्या 26 साल के बाद भी हम आर्चरी कर पाएंगे, तो हम आपको ये बता दें कि आर्चरी में एज लिमिट नहीं होता। आज आप देखिए तरुणदीप राय जो कि 35 इयर्स प्लस है वो भी चला रहे हैं, हमने खुद 35-40 इयर्स में चलाया। जब हमने कंपाउंड शुरू किया था 2004 में, उसमें मेरी उम्र थी 40 साल, तो आप अज्यूम कर सकते हैं 40 साल बाद भी खेल के कर सकते हैं। तो ये कंपाउंड एक ऐसा गेम आ गया है जो कि आप लंबे एज तक कर सकते हैं। रिकर्व में थोड़ा सा स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसमें जल्दी आर्चर्स आपके मैक्सिमम 40 इयर्स तक करते हैं, जबकि कुछ आर्चर्स 40 इयर्स के बियॉन्ड भी खेले हैं, बट जनरली 40 इयर्स तक आप देखेंगे वो नेशनल लेवल पे लोग मेंटेन कर पाते हैं। बट 26 साल कोई बड़ा चीज नहीं है। आप जैसा पूर्णिमा ने बताया, आप सब जूनियर और जूनियर नहीं खेल पाएंगे, लेकिन सीनियर्स में आपका ऐसा लिमिट नहीं है, आराम से आप 40 इयर्स तक खेल पाते हैं। और अगर कंपाउंड खेलेंगे तो आप 50 इयर्स तक भी खेलते हैं। और जो एक बार कनाडा का वर्ल्ड चैंपियन बना था वो 50 इयर्स प्लस था कंपाउंड में, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल सकते। आर्चरी एक फन गेम है, आर्चरी एक गेम है जो कॉर्पोरेट में खेला जा सकता है, जो आप शाम को खेल सकते हैं, तो इसमें कोई एज लिमिटेशन एज सच नहीं है। कॉम्पिटिशन यस टफ हो जाता है, क्योंकि आपको अकेडमी के बच्चों से फाइट करना होता है, ट्रेनिंग सेंटर्स के बच्चों से फाइट करता है। जो 14 साल से शुरू किए हैं वो पीक में आ जाते हैं 18 से 20 में, तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा एक सीनियर प्लेयर को। जो 30 साल पे शुरू करेगा वो 20 साल के बच्चों से फाइट करने में वो कंपटीशन रहेगा, लेकिन फन के लिए, अपना शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कोई भी गेम में कोई भी एज लिमिट नहीं रखता है।
दूसरा एक क्वेश्चन आया है पूर्णिमा की, क्या स्पेशल चिल्ड्रन के लिए कॉम्पिटिशन्स है आर्चरी में? हाँ, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एकदम है। हमारे यहाँ सभी कर रहे हैं। पैरा का सारी कॉम्पिटिशन्स है, तो आप लोग करा सकते हैं बच्चे को, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आया है कि अपना जो ब्रीदिंग कितना इम्पोर्टेंट है आर्चरी के लिए? ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ब्रीदिंग पैटर्न भी अलग होता है। जैसे ड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम हम ब्रीद ले रहे हैं, जब एंकर के पास आ रहे हैं तो स्टॉप हो जाना चाहिए ब्रीदिंग। उसके बाद आप जब रिलीज कर रहे हैं तो ब्रीदिंग को छोड़ देना चाहिए। तो ये पैटर्न बच्चे को ट्रेनिंग करते करते एक बार में नहीं होगा, वो धीरे धीरे, कैसे जब वो उठा रहे हैं तो हम ब्रीद ले रहे हैं, ब्रीद छोड़ दे रहे हैं, फिर जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ब्रीद ले रहे हैं। जैसे एंकर पहुंचेंगे हमको ब्रीद को स्टॉप कर देना है, थोड़ा सा ब्रीद रखना है। उसके बाद जैसे ही रिलीज हो जाता है हमको वो ब्रीथ छोड़ देना, फॉलो थ्रू के टाइम हम वो ब्रीथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे पैटर्न में आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बहुत अच्छा बोला पूर्णिमा ने, और हम सभी कोचेस को बता दें ये चीज को बहुत सारे आर्चर्स 80% आर्चर्स फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या है? वाइल वो पे ध्यान देते हैं, काइंडली नोट कीजिए पूर्णिमा ने क्या बोला। जो 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 हाफ जो शैलो ब्रेथ आपके अंदर रहता है, जब आप रिलीज करके फॉलो थ्रू में जाते हैं उस समय निकालना है। तो बहुत बार हमने देखा है बच्चे फॉलो थ्रू अभी खत्म नहीं हुआ कि हाथ नीचे आ गया, वो अपना पीछे देखना शुरू कर दिए, वो पूरा शॉट को कंप्लीट ही नहीं किए। आप याद रखिए शॉट कंप्लीट तभी होगा जब पूरा ब्रीथ निकल जाता है, फॉलो थ्रू कंप्लीट होता है, उसके बाद ही आप बो को डाउन करके उसके बाद ही आप पीछे देख के या कोच से बात कर सकते हैं। तो शॉट का सीक्वेंस को कंप्लीट करने में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा हाथ है। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, ब्रीदिंग जब तक फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कंप्लीट ब्रेथ निकल के फिर नेक्स्ट ब्रेथ आप जब लेते हैं अपने को रिलैक्स करने में, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हम एलीट आर्चर्स को कितना ज्यादा मेंटल ट्रेनिंग कराना चाहिए? एलीट आर्चर को देखिए, कंपटीशन जब उसको प्रैक्टिस दे रहे हैं आप शेड्यूल में उसके रखना है। कि जैसे आप बीच में रेस्ट देते हैं ना, जब आप ग्राउंड में कर रहे हैं तो जब पीछे बैठा है 10 मिनट रेस्ट दे रहे हैं उस टाइम भी कर सकते हैं। और जब इंडिविजुअल सेशन होता है जैसे रेस्ट डे में या फिर संडेज और या फिर वेडनेसडे, आप बीच में जब शेड्यूल बना रहे हैं बीच में एक दिन रेस्ट दे रहे हैं या हाफ डे रेस्ट दे रहे हैं, उस हाफ डे में उसका इंडिविजुअल सेशन होना चाहिए। कम से कम जो एलिट बच्चे हैं मंथली एक बार जरूर वो इंडिविजुअल सेशन लेके वो ट्रेनिंग, और बाकी जो है उसको एवरीडे वो ट्रेनिंग करते रहना है। ऐसे नहीं कि एवरीडे नाइट में या फिर सोते टाइम वो विजुअली अपने आप को देखे वो कहाँ है, मेंटल ट्रेनिंग करे। और हम लोग बच्चे लोगों को जब स्टार्टिंग में लेते हैं तो मॉर्निंग में सबसे पहले उसको विजुअली ट्रेनिंग करवाते हैं और करवाना है ताकि वो लोग मेंटली अपने आप को देखे किस जगह में है, अपना शूटिंग देखे। तो ये पैटर्न बचपन से ही शुरू करना है ताकि वो आगे लंबा दिन तक जाए। क्योंकि मेंटल ट्रेनिंग सभी को एक बोर लगता है कि क्या मेंटल ट्रेनिंग करेंगे, हम मेंटल ट्रेनिंग में जाते तो सो जाते हैं, पर मेंटली हमको स्ट्रांग होना है। तो ये सब ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें आगे रिजल्ट देगा। अगर हमको आगे रिजल्ट चाहिए, हमको कंपटीशन में प्रॉब्लम हो रहा तो वो प्रॉब्लम अगर स्किल से नहीं आ रहा है, आपको मेंटल से आ रहा, तो मेंटल स्टेटस को आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है बड़ा कंपटीशन को फेस करने के लिए। इसलिए मेंटल ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और कैसे करना है ये हमारे साइकोलॉजिस्ट आएंगे आपको विस्तार से बता देंगे। थैंक यू पूर्णिमा। इसमें थोड़ा सा हम ऐड ये करना चाहेंगे, पूर्णिमा ने भी एक चीज बोला, हमने भी बोला, एक चीज आपको बताए थे कि जो हमारे कंपटीशन जिस तरह से गोल्ड मेडल मैचेस होते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में या ओलंपिक में, वो एक अलग जगह होने लगे हैं, वो एक अलग स्थिति में होने लगे हैं। तो ऐसे समय में जहां पे मेरे पास ये परिस्थिति नहीं है, सपोज आपके लिए, आपको विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। एक एलीट आर्चर को वो अपने माइंड में देखे ओलंपिक के मैदान को, देखे कि वहां पे स्टेयर्स है, देखे वहां पे लोग खड़े हैं, देखे अनाउंस हो रहा है, देखे कि उनका नाम अनाउंस हो रहा है, देखे कि वो शूट कर रहे हैं टॉप आर्चर के साथ, अपने को जीतते देखे, उनको कमेंट्री सुनाई देनी चाहिए और उस उनको मार करना है, एक्स में मारना है और 10 में मारना है और अपने शॉट पे ध्यान देना है। तो अगर ये जब तक माइंड में हम अपने को वो पिक्चराइज नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उस स्थिति में जो हमने फेस ही नहीं किया है, हम कैसे जीत पाएंगे।
तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे पुण्या ने बोला कि आप बिगनर आर्चर जब हो तभी से उनको बिफोर दे स्टार्ट द वार्म अप करने के पहले उनको जब अपना वार्म अप कर ले या उसके पहले आप अपना 5 मिनट्स 10 मिनट्स उनको बैठ बोलने को रिलैक्स करने को बोलिए, रिलैक्सेशन ब्रीदिंग के थ्रू सीखे। उसके बाद वो माइंड में किस चीज पे कोच ने बोला है, कोच ने बोला है टाइमिंग पे फॉर एग्जांपल, तो वो देखे कि शॉट उस टाइमिंग में निकल रहा है। कोच ने बोला है बैक टेंशन पे काम करने पे, तो वो देखे कि आज हम बैक टेंशन में हम परफेक्ट बैक टेंशन यूज कर रहे हैं। कोच ने बोला है कि बो आर्म पे ध्यान देने पे, तो बो आर्म के बारे में सोच के वो अपने को आज मेंटली ट्रेन करे, तब जाके वो वार्म अप कर जाके शूटिंग करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप वो चीज को और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। हाँ, और एक ऐड करना चाहेंगे कि बच्चे लोगों को जब सुबह रनिंग सब करवा लिए, एक इमेजरी ट्रेनिंग जब कर रहे हैं, वो बोहन उठा रहे हैं, एंकर कर रहे हैं, वो अपने आप को सेम फीलिंग, बो का जो सेम फीलिंग है उससे इमेजरी ट्रेनिंग करें, तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है हम ले रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन में ये बोला है वेट ट्रेनिंग कब से वेट ट्रेनिंग करना चाहिए और क्या एक्सरसाइज होना चाहिए पूर्णिमा? देखिए, वेट ट्रेनिंग आप 16 साल के बाद ही करें तो बेटर है, क्योंकि हम छोटे बच्चे को अगर आप वेट ट्रेनिंग कराएंगे तो उसका जो मसल्स का ग्रोथ है वो रुक जाता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है वो भी कम हो जाता है। इसलिए बच्चे को 16 साल के बाद या फिर 18 साल के बाद ही जिम में ले जाना चाहिए। अगर 18 साल के बाद एकदम हैवी वेट में ले जा सकते हैं, तो 16 साल के बाद आप डंबल, थोड़ा बेंच प्रेस और ये सब के द्वारा आप कर सकते हैं, पुल्ली, ये सब थोड़ा बहुत कर सकते हैं। पर वेट ट्रेनिंग का सेशन का अलग है, अगर आपको चाहिए मैं आपको मेल कर दूंगी। वेट ट्रेनिंग का बहुत सारे एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं, और विद ओन बॉडी वेट भी आप अपना पावर डेवलप कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे एक्सरसाइज है। थैंक यू पूर्णिमा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। पूर्णिमा सर Vishwajit here, just want to mention, sir, in case you want to continue with a few more questions, we can. We don't have a time limit, so it's up to you, sir. Thanks. So the other thing is कि एक जस्ट हम आपको बता दें कि आपके ये जो 15 लेक्चर होंगे, सभी कोचेस जान लें कि ये 15 लेक्चर, एक सेशन है फिजियोथेरेपी का, एक सेशन है हमारे स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर ले रहे हैं, एक सेशन साइकोलॉजिस्ट ले रहे हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट ले रहे हैं। तो आपको ये जो एक्सरसाइजेस के बारे में, बॉडी के एनाटॉमी के बारे में, कौन से मसल्स हम यूज करते हैं, उन मसल्स के बारे में, ये सब चीज की जानकारी हम देंगे आगे लेक्चर में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। ये लेक्चर जो 15 लेक्चर है सुनते रहिए, और मेरा उम्मीद है कि जब 50 लेक्चर्स खत्म होंगे 2 तारीख को, तो आपको बहुत सारे आंसर्स आपके क्वेश्चन के मिल पाएंगे, क्योंकि है हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे पास मेंटल ट्रेनर्स हैं, हमारे पास फिजिकल ट्रेनर्स हैं, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। हम लोग जो साई के माध्यम से ये 15 जो सेशन होंगे उनमें हर एक सेशन लिए जाएंगे, उसमें उसके बारे में बताए जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि आपको सभी लोग को एआई ने ये सर्कुलर भेजा है हर स्टेट और स्टेशन को, जहां पे उन्होंने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हमारे एक्सपर्ट्स दिए हुए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप डायरेक्टली एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आप वो एआई में लिख सकते हैं। हमारे कोच डेवलपमेंट कमेटी के डॉक्टर जोरिस और हमारे हुसैनी साहब हैं, उनको आप लिख सकते हैं। हम लोग कंपाइल करके आप अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू ये आंसर्स हमारे वेबसाइट पे डाल पाएंगे, आपको बता पाएंगे, आपके सिचुएशन को बोल पाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग भी की जा रही है कि अगर साई बाद में हो सकता है रिकॉर्डिंग को पब्लिश करे तो डायरेक्शन लेगा। तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये सब चीज की कोशिश कर रही है कि नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, बता पाए। और ये जो कोरोना का समय है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आपको अपने रूम में रहने के लिए, तो जाते जाते बस आपको ये बता दें कि आप रूम में रह के 3 तरह की चीजें कर सकते हैं। पहला, आप मेंटल ट्रेनिंग करते रहिए, क्योंकि ये आपको ट्रेन करेगा माइंड को, मसल्स को। आपको नेक्स्ट 2 महीने तक, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको मेंटली ट्रेन कीजिए। दूसरा, फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपके पास बो है, बो ड्रॉ कीजिए। और साथ ही साथ बहुत सारे एक्सरसाइजेस बताए गए हैं जो कि हमारे व्हाट्सएप के जरिए आपको पता है, एआई ने, साई ने आपको बताए हैं। वो सभी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो है आप कर सकते हैं घर में रह के, तो जिससे आप फिजिकल फिटनेस मेंटेन करें। योगिक मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत ऑनलाइन कोर्सेज हैं, योगिक मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो फिजिकली, मेंटली, दोनों तरीके से और बोर्ड ड्रॉ करके आप अपने को फिट रख सकते हैं। और जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, आप वापस जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये सेशन को एंड करना चाहूंगा। क्वेश्चन बहुत है, उन क्वेश्चंस को हम लोग बाद में आंसर करेंगे।
विनीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, साई की तरफ से अगर कोई मैसेज आप देना चाहेंगे तो आप काइंडली। Hello everyone. I have a small request to make all the participants that your questions should be confined to the subject matter of the day. Like today, Purnima is taking the subject of scouting of cadets. It's a talent scouting basically. So your questions should be confined to talent scouting only, because other subject experts will come. They can answer your questions relating to that particular subject. Suppose you want to ask a question about dieting, so let that question, you can note down that question. When that expert comes, you can throw a question that time. हिंदी में मैं बोल देता हूँ सब आप लोगों को कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जो आज का विषय है उसी तक ही सीमित रखें। आज टैलेंट स्काउटिंग का विषय था, तो टैलेंट स्काउटिंग के बारे में ही क्वेश्चन पूछें, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे तो टैलेंट स्काउटिंग का जिस आदमी ने क्वेश्चन पूछना है उसका टाइम खराब हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है उसी सब्जेक्ट के बारे में अगर है तभी पूछिए, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, तो नेक्स्ट टाइम जब वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट आएगा तो उससे आप पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये अपना विश्वजीत जी, हम अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं मिस्टर हुसैनी एंड डॉक्टर जोरिस को, तो अगर उनके पास कुछ बोलने का होगा तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर 1 मिनट के लिए आप उनको समय दे पाएंगे, अगर अनम्यूट कर पाए। डॉक्टर जोरिस और हमारे जो जुड़े हुए हैं हुसैनी साहब, जो कि हमारे कोचेस डेवलपमेंट कमेटी के हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन देना है या कोई आना है पार्टिसिपेंट्स को। Mr. Hussaini, can you ask? Yes, good morning to all of you. Good morning, Sanjeev. And I must compliment Purnima Mato for an amazing, beautiful, crisp delivery. She has been keeping to the subject. उनका subject में talent scouting कैसा करना बहुत बढ़िया से किया. She has done a wonderful job. And I must compliment Sanjeev, you for having conducted these innumerable dry runs to make this entire presentation as effective and as professional as possible. It was an amazing delivery. God bless you, Purnima. इतने, you know, everybody सोचते रहेंगे कि टाटा के Purnima Mato is popular all over the country. But today, everybody is able to have a direct contact with Purnima and get the best messages, the best of her experience directly from the horse mouth. It is an amazing opportunity. I'm sure hundreds of, I think about 700 and odd, nearly 800 people have watched it. And they have had this experience of having first-hand information directly from Purnima. Purnima, you did a wonderful job. You're an amazing teacher. And may you continue to create amazing archers, and may your entire effort result in many a gold medal. Thank you very much, Sanjeev, and thank you, Purnima. Thank you. पूर्णिमा, आप बोलना चाहेंगी पूर्णिमा कुछ? नहीं, थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं आपको ये जो मेरा एक्सपीरियंस है शेयर किए, जो नेचुरल टैलेंट आपको कैसे चूज कर सकते हैं आप नेक्स्ट आप लोग अपने बच्चे को ऐसे ही चूज कीजिए ताकि आपको जिस बच्चे पे मेहनत कर रहे हैं उसे रिजल्ट आपको दिखे। थैंक यू सबको, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। आप सब बने रहें। हमारे ये प्रोग्राम जो 15 दिन के हैं, जो साई ने किया है एआई के तत्वाधान में, ये जो चल रहा है बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा विनीत जी ने बोला, इंपॉर्टेंट क्या है वो क्वेश्चन जो आप रखिए अगले सेमिनार के लिए। 15 जो लेक्चर होंगे, आर्चिविल इंडिया ने, कोचेस डेवलपमेंट कमेटी ने उसको डिफाइन करके आपके स्टेट ऑफ सेशन को भेज दिया है। आप नेक्स्ट टॉपिक का वेट करें, उस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन ढूंढे, क्या क्या आपके क्वेरीज हैं। जैसे विनीत जी बोले उस चीज को आप पूछे, हम उस क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बाई चांस अगर समय के वजह से नहीं कर पाए, आप काइंडली कोचेस डेवलपमेंट कमेटी को लिखे, हम लोग उसको वापस एक्सपर्ट्स के थ्रू आंसर कर पाएंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. I would like to end the meeting now. So requesting every participant that tomorrow again we'll be resuming in the same time. So you all must join by 8:45 AM tomorrow. And tomorrow we have Mr. Lokesh Chand speaking, and the topic is on equipment tuning and bow setup recurve. Thank you. Hope to see you all tomorrow. Have a good day. Thank you, everybody. Thank you.